यव पूजा तथा प्रोक्ता लक्षेण परमा शिवे प्रस्थानामष्टकं चैव तथा प्रस्थार्धकं पुनः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। बात करेंगे जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में बनने वाली राशि का फल किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कल शनिवार है, मैं लाइव आता हूँ रात्रि 8:15 इसी चैनल पे और सिर्फ आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूँ। इस वजह से शुद्धतया 8:15 पे इस चैनल पे आ जाइएगा। मैं आप लोगों का इंतज़ार करता हूँ और सिर्फ कुंडली का अध्ययन करता हूँ। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें और कार्यक्रम में अगर कोई बात समझ में ना आए तो प्रतिक्रिया जरूर लिखें। सवाल उठता है कि जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में 1 से लेकर 12 तक में कौन सी राशि बनी है। तो जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में ये बात समझना होगा कि जन्म कुंडली का 3रा भाव, जन्म कुंडली का 6ठा भाव और जन्म कुंडली का 11वां भाव, ये जो भाव हैं ये इन भावों में पापक ग्रह की राशि का बनना उत्तम माना गया है। तो पापक ग्रह की राशि क्या है? जन्म कुंडली में 10 जो शनि की राशि है, 11 जो शनि की राशि है, 1 जो मंगल की राशि है, 8 जो मंगल की राशि है। ये 4 राशियां पापक ग्रह की राशि है। मतलब इसके जो स्वामी होते हैं वो शनि मंगल होते हैं। और शुभ ग्रह की राशि है 2, 7, 3, 6, 9 और 12। ये जो 6 राशियां हैं ये शुभ ग्रह की राशि है। क्लियर है? तो अब बात जब एकादशवें भाव की होगी तो एकादशवें भाव में जब ये राशि बनी हो 10, 11, 1 और 8, सूर्य को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। वो पापक नहीं होते। सूर्य जो होते हैं वो क्रूर संज्ञक ग्रह होते हैं। तो एकादशवें भाव में जब कभी भी पापक ग्रह की राशि बने यानी कि 1, 8, 10 और 11, सामान्यतया आप यहाँ 5 भी लिख लीजिए। तो एकादशवें भाव में पापक ग्रह की राशि बन गई तो ये उत्तम बात हो गई। पर उसमें भी बहुत गहरी बात है कि एकादशवें भाव में कौन कौन सी राशि बननी चाहिए। तो वो तो उतना सारा आपने देख लिया कि इतनी राशियां बननी चाहिए, पर फिर भी उसमें स्थिर राशि का बनना, जैसे 5 स्थिर राशि है, उसके बाद 8 स्थिर राशि है, उसके बाद 11 स्थिर राशि है, जबकि एक स्थिर राशि और भी है जो 2 है, जो शुभ ग्रह की राशि है जिसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि पापक ग्रह में जो स्थिर राशि बनी है, स्थिर राशियां कौन कौन सी होती हैं? 2, 5, 8 और 11, जिसमें से 2 जो है वो शुभ ग्रह की राशि है। लेकिन इसके अतिरिक्त 5, 8 और 11 ये स्थिर राशियां ये भी हैं, पर ये पापक ग्रह की राशियां हैं। इस वजह से कि जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में अगर 5, 8 और 11 नंबर लिखा है तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर परिणाम करने वाली बात हो जाती है। मतलब ये जातक के जीवन के लिए कई गुणा लाभ देने वाले हो जाते हैं। इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर अगर करूँगा तो ऐसे कर सकता हूँ, थोड़ा सा समझा दूँ अगर तो, क्योंकि ये विषय समझने का ही होगा कि अगर जन्म कुंडली के एकादशवें भाव की बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर एकादशवें भाव में अगर स्थिर राशि बनी हो जिसमें कौन कौन सी राशि बनी हो? 5, 8 और 11, तो जातक को धन लाभ होता है। अब धन लाभ स्थिर राशि में क्यों होता है? क्योंकि जन्म कुंडली के ये जो भाव हैं, अब जरा ध्यान से समझे, तो 5 जो है वो अग्नि तत्व की राशि हो गई, सूर्य के अधिपति हो गए। 8 जो है वो अर्ध जलीय राशि हो गई, मतलब ये मंगल की प्रधानतया राशि है, मंगल की राशि है। और 11 नंबर जो है वो वायु तत्व की राशि हो गई। तो अब विचार करिए, तो यहाँ 5 नंबर अग्नि तत्व,
8 नंबर अर्धजलीय मतलब जल और पृथ्वी दोनों, और यहाँ पे 11 नंबर वायु तत्व की राशि बन गई। तो एकादशवें भाव में स्थिर राशि का बनना और साथ ही साथ उसके साथ साथ की पापक ग्रह की राशि का बनना, और ये तीनों ही प्रकृति की राशि का बनना। जब एकादशवें भाव में ये राशि बन गई तो अग्नि तत्व की राशि भी बन गई, अगर 5 लिख दिया तो 8 लिख लिया तो जल और पृथ्वी दोनों की राशि बन गई, और अगर 11 नंबर लिख दिया तो वायु तत्व की राशि बन गई। इस वजह से एकादशवें भाव को अगर हम तत्व से जोड़कर देखते हैं तो यहां अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, इन सब का समावेश कहीं ना कहीं हो जाता है। दूसरी बात है कि किसी भी अवस्था में एकादशवें भाव पर पापक ग्रह की राशि का, पापक ग्रह का देखना, यहां से शनि, मंगल, राहु और केतु अगर एकादशवें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो ये जातक के धन आगमन के सोर्स बनाते हैं, धन लाभ कराते हैं। कौन कराते हैं? जब एकादशवें भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि हो, वो कहीं से भी देखते हो ये फर्क नहीं पड़ेगा, या एक अलग विषय की बात होगी, पर एकादशवें भाव पे इन ग्रहों का देखना लाभान्वित करता है। दूसरा, एकादशवें भाव से जितने ज्यादा पापक ग्रह की दृष्टि बनेगी, जितने ज्यादा पापक ग्रह का संबंध बनेगा, जैसे एकादशवें भाव में यहाँ राहु बैठ गए और यहाँ से शनि की दृष्टि तीसरी पड़ गई, यहाँ से मंगल ने देख लिया, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ गई, तो 3 से अधिक यानी कि 1 से अधिक पापक ग्रह का संबंध जन्म कुंडली के एकादशवें भाव पे हो गया। और एकादशवें भाव पे पापक ग्रह की राशि बनी हो 2, 5, 8, 11, 5, 8, 11, उन पे पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई और उनको शुद्ध करने के लिए एक गुरुदेव यहां से देख लिए, किसी भी तरीके से गुरु की दृष्टि यहां आ गई। तो अब आप ये इत्मीनान रखिए कि ये इतनी ऊंची बात हो गई कि ये आपको परमहंस बना देगा। लाभ के मामले में इससे बढ़िया सिद्धांत एकादशवें भाव के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इस वजह से बड़े ही शुद्धता से ये बात आपको समझ लेनी होगी कि एकादशवें भाव में पापक ग्रह का बनना जातक को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, क्योंकि अब इसको जरा आप और भी एक्सप्लेन और भी करता हूं, थोड़ा सा कार्यक्रम को मैं और ज़्यादा गहराई दे दूं तो एक चीज़ और समझते हैं। तो अगर आप जन्म कुंडली के भावों को पुरुषार्थ से जोड़ते हैं तो ये धर्म का भाव है, ये अर्थ है, ये काम है और ये मोक्ष है। इस तरीके से आप इसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम। काम का अर्थ होता है आपकी कामनाओं की पूर्ति, या फिर आपने जितनी मेहनत की, जितना एफर्ट डाला, जितना इनपुट किया, उसका आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। तो ये जो है ये प्राप्त होने का भाव है। किसका भाव है? एकादशवां भाव प्राप्त होने का भाव है। यहां से आप प्राप्त करते हैं। दूसरा, यहां आप किस तरीके की चीज प्राप्त करेंगे, आपकी महत्वाकांक्षा किस चीज को लेकर के होगी। जैसे महत्वाकांक्षी ये इस मामले में है कि मैं धर्म का पालन करूं, महत्वाकांक्षा इस मामले में है कि आप दान करें, आप बहुत ज़्यादा इच्छा ये रखते हैं कि आप चर्चित हों, है ना, आप बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि मैं सामाजिक हो जाऊं। ये जो नेचर आता है व्यक्ति के दिमाग में, जो विचार बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो एकादशवें भाव से बनते हैं। तो इस हिसाब से कि अगर यहां पे किसी शुभ ग्रह की राशि बनेगी तो व्यक्ति धर्म के मामले में महत्वाकांक्षी होगा। अगर वहां किसी सामान्यतया किसी गुरु की राशि बन जाए या सूर्य की राशि बन जाए तो व्यक्ति सोचेगा कि मैं दान करूं। अगर वहां पे किसी शुभ ग्रह को त्याग करके किसी पापक ग्रह की राशि बनेगी तो व्यक्ति चर्चित होना चाहेगा। और जब एकादशवें भाव पे बुध, शुक्र या चंद्रमा जैसे ग्रह की राशि बन जाए या वहां बैठे हों तो ये व्यक्ति को सामाजिक, इमोशनल बना देंगे, समाज से जुड़ा रहने वाला। तो ये इस बात का निर्धारण हो रहा है कि जन्म कुंडली के एकादशवें भाव पे कौन सी राशि बनी, कौन सा ग्रह बैठा या कौन सा ग्रह देख रहा है। दूसरा एक सिद्धांत और भी होगा जो लग्न और एकादशवें भाव को जोड़ेगा। वो क्या है कि किसी भी अवस्था में अगर लग्न के स्वामी का संबंध लाभ से हो जाए,
मतलब आपकी जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति मंगल या देवगुरु बृहस्पति कोई भी बन गए, मतलब 1 से लेकर 12 तक में कोई भी राशि बन गई, इसके स्वामी एकादशवें भाव में बैठ गए, मंगल यहीं बैठ गए या गुरु यहीं बैठ गए, ये अपने आप में महान उत्कृष्टता से व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब अगर लग्न के अधिपति लाभ भाव में बैठे हों तो ये व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी बनाते हैं। अब जरा इसको और भी ज़्यादा सरलता से समझने की कोशिश करते हैं, तब ये पीछे वाला जो सिद्धांत मैंने महत्वाकांक्षी वाली बात बताई थी, धर्म में, दान में, सामाजिकता में, इसको समझने में आसानी होगी। कैसे? अगर किसी पापक ग्रह की राशि लग्न में बनी है, शनि मंगल की, और अगर वो एकादशवें भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति चर्चित होना चाहेगा, या व्यक्ति समाज से जितना इनपुट डालेगा, समाज में जितना एफर्ट डालेगा अपने पराक्रम में, उतना वो प्राप्त करना चाहेगा। वो अपनी पराक्रम को किसी भी अवस्था में नष्ट होने देना नहीं चाहेगा। इसके साथ साथ अगर किसी शुभ ग्रह की राशि लग्न में बनी है, जैसे 2, 4, 6, 9, 12, अगर ये राशियां बनी हैं और अगर यहाँ के स्वामी एकादशवें भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति थोड़ा सामाजिक ज़्यादा होगा। हो सकता है वो दान पुण्य पूजा पाठ में विश्वास ज़्यादा करे, हो सकता है कि वो अपना नुकसान कर ले पर लोगों का नुकसान नहीं करना चाहेगा, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को पकड़ कर चलता हो, धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो, एक अच्छे मनोवृत्ति का बड़ा ही सुरम बहुत बेहतरीन व्यक्ति हो। आप इसको अपने शब्दों में विस्तार कर लीजिए। यहां से आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि जन्म कुंडली के एकादशवें भाव का संबंध आपकी कुंडली में कैसे ग्रहों से बन रहा है। विशेषतया एकादशवें भाव से, अब अगर मान लीजिए एकादशवें भाव में कोई ग्रह नहीं है और जो मैंने राशियां कही हैं वहां पे कोई राशि भी नहीं बन रही है, तो क्या होगा? अब इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रकार ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में कोई तो राशि बनी होगी 1 से लेकर 12 तक में, और यहाँ पे कोई भी भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो क्या करेंगे? तो जब एकादशवें भाव में कोई भी राशि बनी और इसके स्वामी जहां कहीं भी बैठे हों, बस इससे तीसरे घर अर्थात लग्न में कोई पापक ग्रह बैठा हो, तो संभव है कि आपकी प्रवृत्ति पापक होगी, पर एकादशवें भाव का तो बल जरूर बढ़ जाएगा। मतलब एकादशवें भाव का बल कौन बढ़ाता है? लग्न में बैठा ग्रह एकादशवें भाव का बल बढ़ाता है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एकादशवें भाव का बल, एकादशवें भाव का बल लग्न में बैठा ग्रह वृद्धि करता है। क्लियर है? अब एक बात और भी होगी जो एकादशवें भाव को लेकर के बड़ा ही मजबूत है, जो आपको जानना चाहिए। बताता हूं क्या। एकादशवें भाव से आप ना 10 घर आगे गिनिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एकादशवें भाव से जब 10 घर आगे आप गिनते हैं तो आपको प्राप्त होता है जन्म कुंडली का 8वां भाव। अब अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में गुरु या शनि अगर बैठे हों, जन्म कुंडली के एकादशवें भाव से 10 घर आगे अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में गुरु या शनि बैठे हों, तो व्यक्ति को जो भी प्राप्त होना है जीवन में वो गंभीर और धीरे धीरे प्राप्त होगा। हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय लगे, पर अंततोगत्वा व्यक्ति विजय श्री को प्राप्त करेगा। क्यों प्राप्त करेगा? अब इसका कारण बताता हूं। जन्म कुंडली के एकादशवें भाव से जब 8 घर आगे गुरु या शनि बैठे हों, तो गुरु पंचम भाव से 4 घर आगे बैठेंगे। यहां से 5वां भाव होगा ना जी, 5 घर से 5वें घर से 4 घर आगे बैठे हैं, 1, 2, 3, 4। तो जब यहां पे गुरु या शनि बैठेंगे तो गुरु पंचम भाव से 4 घर आगे बैठेंगे और शनि घूम कर वापस 10वीं दृष्टि से इसी भाव पे दृष्टि डालेंगे। इस वजह से कि जन्म कुंडली का 5वां भाव परिणाम का होता है, तो इन दोनों ग्रहों का संबंध पंचम भाव से बन जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति को निश्चित रूप से उसका परिणाम प्राप्त होगा। तो क्या अर्थ निकला? अब अर्थ लिख देता हूं कि जन्म कुंडली के एकादशवें भाव के 10वें स्थान में, 10वें भाव में, एकादशवें भाव से 10वें स्थान में शनि या गुरु का बैठना परिणाम प्राप्त कराता है, परिणाम देता है। क्यों देता है? क्योंकि पंचम भाव से
4 घर आगे हो जाते हैं। ये दोनों ग्रह जब पंचम भाव से 4 घर आगे होंगे तो पंचम भाव के फलों की वृद्धि कर देंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, तो एकादशवें भाव का संबंध आपने जब अष्टम भाव से बनाया तो इसका संबंध कहीं ना कहीं जन्म कुंडली के पंचम भाव से भी बन गया, क्योंकि मैंने सिर्फ गुरु और शनि के बारे में कहा है, अन्य किसी ग्रह के बारे में चर्चा नहीं की है, क्योंकि ये दोनों दीर्घ आकार के ग्रह हैं, ये दोनों गंभीर ग्रह हैं, परिणाम देर से देते हैं पर निश्चित रूप से देते हैं। ये एकादशवें भाव से बहुत ही ज़्यादा और लगभग सारे ही मोटे और अच्छे सिद्धांत मैंने इस कार्यक्रम में समाहित कर दिए हैं। अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं इसकी एक अच्छी खासी सीरीज बना दूंगा या आने वाले समय में इस पे और भी बहुत सारे कार्यक्रम मैं बना दूंगा। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूँ। शास्त्रकार लिखते हैं भगवान वेदव्यास कि भगवान को तिल और जौ निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए। इसकी कोई संख्या नहीं है। कोई किसी ने कार्यक्रम में पूछा है कमेंट में कि तिल को कैसे अर्पित करना है। आप मुट्ठी भर तिल अर्पित करिए भगवान शिव को, आप मुट्ठी भर यौ अर्पित करिए, कम से कम 1000 की संख्या में जौ हों और 1000 से भी ज़्यादा तिल हों। ऐसे प्रस्थ वगैरह की बात आई है पर उतनी संख्या ना हो करके आप अगर तिल अर्पित करते हैं भगवान को, अक्षत अर्पित करते हैं, यौ अर्पित करते हैं, जई जौ जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ सामान्यतः यौ, तो ये भगवान को बड़ा प्रिय है। यव अर्पित करने से भगवान मोक्ष की गति को आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।